हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज है हमारी वीडियो विपीडियो की स्पेशल क्लास नंबर 3। तो इस तरह से हम मिक्सअप क्वेश्चन को लेते हुए अपना रिवीजन करते हुए जा रहे हैं, ताकि 9 जुलाई 2023 को हमारे वीडियो विपीडियो एग्ज़ाम की जो है फुल तैयारी हो जाए और साथ ही हमारा रिवीजन भी हो जाए अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि हैं 20 एमसीक्यू टाइप। तो आपको बताना है कि आपको इन 20 एमसीक्यूज़ में से कितने एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो पहले से आते थे, वो मुझे आप कमेंट में बताना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास हिंदी से है, जिसमें पूछा गया है तौ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो देखिए, हिंदी में इस तरह का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है वर्णमाला वाले लेसन से। तो देखो, तौ वर्ग का उच्चारण यानी कि तौ, थौ, दौ, धौ, इन सभी का उच्चारण हमसे पूछा है। तो आपकी जो जीभ है, इनका उच्चारण करते समय दांतों से टच हो रही है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दंत। तो दंत प्रकार का ये वर्ग होता है, तौ, थौ, दौ, धौ, नौ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा हिंदी से ही है, जिसमें पूछा है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका अर्थ क्या होगा। तो देखिए, 4 हमारे पास ऑप्शन है। पहला है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, किसी की नहीं सुनता, अपना अपना काम करना, अपने अपने घर जाना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं चैलेंजर गर्त क्या है। चैलेंजर गर्त जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्त है, जिसको मैरियाना ट्रंच भी कहते हैं। मैरियाना ट्रंच का नाम आपने सुना होगा। ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो है गर्त है, गड्ढा है, चैलेंजर गर्त, मैरियाना ट्रंच। अब हमसे पूछा है ये किस महासागर के अंदर है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर आपको याद रखना है, मैरियाना ट्रंच इसमें है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, नयवाद दर्शन का संबंध किस से है। तो देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, बौद्ध, जैन, हिंदू और आर्य समाज। तो हमसे पूछा है नयवाद दर्शन का संबंध, तो राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। जैन धर्म से है नयवाद दर्शन का संबंध। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो कि उत्तराखंड जीके से है। इसमें हमसे पूछा है बाउल की गढ़ का किला कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो बाउल की गढ़ का किला जो है, ये पुराना नाम है इस किले का। इसका जो निर्माण किया था वो किसने किया था, गोरखा शासकों ने किया था। तो इसको आपको याद रखना है, बाउल की गढ़ का किला का निर्माण गोरखा शासकों ने किया था। बाद में गोरखाओं के बाद में ये ब्रिटिश के अधीन आ गया था, और ब्रिटिश के जो शासक थे उन्होंने इसका नाम लंदन फोर्ट रख दिया था, लंदन का किला, यानी कि लंदन फोर्ट रख दिया था इसका नाम। तो इसका जो नाम है दूसरा, वो लंदन फोर्ट है। फिर जाके लास्ट में जो इसका परिवर्तित अब जो नाम है, वो है सोरगढ़ का किला। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा सोरगढ़ का किला कहाँ स्थित है। ये स्थित है पिथौरागढ़ में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने कराया था, तो ये गोरखा शासकों ने करवाया था। फिर उसके बाद ब्रिटिश में आने के बाद लंदन फोर्ट हो गया, और फिर लंदन फोर्ट के बाद इसका अब नाम जो है वो है सोरगढ़ का किला, जो कि कहाँ है, पिथौरागढ़ जिले में है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, मसूरी कांड का शहीद नहीं है। तो उत्तराखंड के मसूरी कांड के हमें शहीद के नाम नहीं बताने हैं। धनपत सिंह शहीद हैं, बेलमती चौहान भी हैं, यशोधरा बेंजवाल नहीं है, और हंसा धनाई भी है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यशोधरा बेंजवाल, जो कि मसूरी कांड की शहीद नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है। तो उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। तो अगर आप मैप में देखेंगे उत्तराखंड के, तो आपको पौड़ी गढ़वाल ऐसा जिला दिखेगा जिसकी जो बॉर्डर हैं वो 7 जिलों से टच हो रहे होंगे। ठीक है, इसको आप मैप में देखिएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अभी अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर आई थिंक हमने 8th वाला जो नंबर सीरीज़ है वो थोड़ी गड़बड़ करी है, तो हम सीधे 9th वाला ही देख लेते हैं। अब देखो, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है। चरक संहिता में उत्तराखंड का नाम क्या रखा गया है, औषधि घर, वानस्पतिक बगीचा, औषधि धाम या औषधि वन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वानस्पतिक बगीचा।
ठीक है, चरक संहिता में कहा गया है उत्तराखंड को। अगला प्रश्न है 10वां, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो अष्टछाप के कवियों में जो है नियुक्त कीर्तनकार जो कि फर्स्ट टाइम थे, तो वो कौन थे? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरदास। सूरदास पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? जो हमारी हिंदुस्तानी भाषा है वह किन किन से मिलकर बनी है, या फिर उसका रूप जो है वो किस प्रकार का है? तो देखिए ऑप्शन हमारे पास है संस्कृतनिष्ठ हिंदी, उर्दू मिश्रित, दक्कनी हिंदी या ब्रज हिंदी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? पहले तो आपको बताना है मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच में होती है। तो ये है भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में स्थित है मैकमोहन रेखा। अब इसका जो निर्धारण हुआ था वो हुआ था आपका शिमला में, इसका निर्धारण हुआ था और 1914 में इसका निर्धारण हुआ था। तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे लंबी तट रेखा बनाने वाला राज्य हमसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और केरल। तो सही जवाब इसका हो जाएगा गुजरात, जो कि सबसे लंबी रेखा बनाता है भारत में। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सीरीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी, तो देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास है, असम अरुणाचल, असम पश्चिम बंगाल और मणिपुर, त्रिपुरा और असम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में क्या करती है? संकोश नदी बॉर्डर बनाते हुए चलती है। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अभी हमसे पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1935 को। अभी अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है भारत के अंदर? मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर। फिर आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जिसमें हमसे पूछा है, ये अर्थशास्त्र से एक प्रश्न है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो क्या होते हैं? कर के टाइप होते हैं। कर के 2 ही टाइप होते हैं, एक तो डायरेक्ट कर और एक इनडायरेक्ट कर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो इनसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि हमसे पूछा जाता है कि कौन सा जो कर है वो प्रत्यक्ष कर के अंतर आता है और कौन सा अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। तो अभी हमसे पूछा है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन सा कर जो है वो नहीं आता है इन चारों में से। तो हमसे पूछा गया है व्यापार कर, प्रवेश कर, संपत्ति कर और शिक्षा उपकर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, संपत्ति कर, जो कि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता है। तो संपत्ति कर एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर होता है। बाकी जो प्रवेश कर होते हैं, व्यापार कर होते हैं, वाहनों पर लगने वाले कर होते हैं, स्टाम्प पर लगने वाले कर होते हैं, शिक्षा उपकर होते हैं। तो इन तरह के जो कर होते हैं वो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो आपको लूसेंट वाली बुक में सभी सभाओं के जो है स्थापना पता चल जाएगी कि किस समाज की स्थापना किसने की थी। जिस तरह से पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, तो इस तरह से सभी समाज को आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? हमारे पास ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, रमाबाई, दादा भाई नौरोजी और केशव चंद्र सेन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। बाकी जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। जो ज्योतिबा फूले हैं उन्होंने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज। तो ज्योतिबा फूले ने करी थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। फिर आते हैं रमाबाई पर, रमाबाई ने की थी शारदा सदन की स्थापना। ठीक है, अगर आपसे इनका पूछ लिया जाता है वो भी आपको याद रखना है, शारदा सदन। दादा भाई नौरोजी ने की थी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। फिर है ऑप्शन डी, केशव चंद्र सेन।
तो केशव चंद्र सेन के जो है सहयोग से ही हुई थी प्रार्थना समाज की प्रार्थना सभा की स्थापना। और जो ये प्रार्थना सभा है उसकी स्थापना करी थी आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने की थी, लेकिन केशव चंद्र सेन के ही सहयोग से ये की गई थी, तो यहाँ पर इनका नाम आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा किसने दिया था? तो देखिए नारों की भी आपको पूरी लिस्ट पता होनी चाहिए। तो अभी हमसे पूछा है साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने ही कहा था कि साम्राज्यवाद का नाश हो। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो अशोक है उन्होंने टोटल 7 जो है स्तंभ लेख लिखे और साथ ही विषय भी लिखे, उन पर जो विषय थे ना वो भी लिखे, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। पूरे विषय की लिस्ट पता होनी चाहिए कि पहला विषय उनका क्या था, दूसरा विषय क्या था, तीसरा विषय क्या था, कहाँ धम्म के संबंधित उन्होंने बात कही थी। इस तरह से आपको विषय भी पता होने चाहिए। फिलहाल जो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है वो टोटल 7 है। और जो ये अशोक के स्तंभ लेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं ये भी पूछा जाता है, तो ब्राह्मी लिपि में ये लिखे गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है आपका विश्व का इतिहास से, जिसमें कि प्रश्न बना है, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? तो पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से माना जाता है पूछा है, भारत से, अमेरिका से, इटली से या फिर जापान से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली से। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सिलेक्टेड क्वेश्चन से हमारा जो है आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए रिवीजन होता जा रहा है। आई होप आपको इस टाइप से हेल्प मिल रही होगी। इस तरह के मिक्सअप क्वेश्चन आप देखते रहिए, क्योंकि आपने पूरा टाइम जो है अपनी पढ़ाई तो कर ही ली है, लेकिन आपका जो रिवीजन होता है वो सबसे बेस्ट होता है। और अगर इस तरह के आप मिक्स क्वेश्चन से आप अपना रिवीजन करते हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट जो है साथ में रिवाइज होते रहते हैं। बाकी इससे पहले ये हमारी क्लास तो 3rd नंबर की क्लास है। इससे पहले वीडियो वीपीडियो के लिए 2 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, तो वो 2 क्लासेस भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई है, वीडियो वीपीडियो के स्पेशल क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और साथ ही आपको करंट अफेयर पर भी ध्यान देना है, करंट अफेयर पर ध्यान देना है। और 9 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो आपको जून तक की करंट अफेयर सब देखनी है। तो आप डेली करंट अफेयर पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, जिससे आपको करंट अफेयर की जानकारी मिलती रहे, आप अपडेट रहिए। साथ ही 9 जुलाई तक इस तरह की क्लासेस डेली आती रहेंगी, तो आप अपनी भी पढ़ाई कीजिए और यहाँ से आप अपना रिवीजन भी कीजिए। आप अपना लेवल भी चेक कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी यहाँ पर 20 में से आपके जितने भी मार्क्स आए होंगे वो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।